सब्सक्राइब करें एनसीएट इंडिया। महान सर्जन सुश्रुत के अनुसार एक आदर्श सर्जन की परिभाषा है एक व्यक्ति जिसके पास साहस और मन की उपस्थिति है, पसीने से मुक्त हाथ है, तेज और अच्छे उपकरणों की कम पकड़ है और जो अपने ऑपरेशन को सफलता और लाभ के लिए ले जाता है। रोगी जिसने अपना जीवन सर्जन को सौंप दिया है, सर्जन को इस पूर्ण समर्पण का सम्मान करना चाहिए और अपने मरीज को अपने बेटे की तरह मानना। सामान्य चिकित्सा प्रशिक्षण में सर्जरी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। प्राचीन शल्य विज्ञान को शल्य तंत्र के नाम से जाना जाता था। शल्य का अर्थ है टूटा हुआ तीर या किसी हथियार का तेज भाग और तंत्र का अर्थ है युद्धाभ्यास। शल्य तंत्र शरीर या मन को दर्द या दुख पैदा करने के लिए जिम्मेदार कारकों को हटाने के उद्देश्य से सभी प्रक्रियाओं को अपनाता है। चूंकि उस समय युद्ध आम बात थी, चोटों के कारण परिष्कृत वैज्ञानिक कौशल के रूप में शल्य चिकित्सा का विकास हुआ। चारों वेद संस्कृत भाषा में श्लोकों, भजनों, छंदों, मंत्रों और संस्कारों के रूप में हैं। इस ग्रंथ में महान प्राचीन सर्जन सुश्रुत की शिक्षाओं और अभ्यास का विस्तृत वर्णन है और आज भी प्रासंगिकता का काफी शल्य ज्ञान है। ऋग्वेद प्राचीन भारतीय सभ्यता का सबसे पहला खाता उल्लेख करता है कि देव वैद्य के रूप में जाने जाने वाले अश्विनी कुमार वैदिक काल के प्रमुख सर्जन थे, जिन्होंने दुर्लभ पौराणिक सर्जिकल ऑपरेशन किए थे जिसमें संत के सिर और धड़ को फिर से जोड़ने के लिए पहली प्लास्टिक सर्जरी शामिल थी। च्यवन जब दक्ष ने अपना सिर काट लिया, उनके अन्य उत्कृष्ट कार्यों में रीजाश्व की आंख का ऑपरेशन, बिना दांत वाले मुंह में फुशना के दांतों का आरोपण और गणेश पर हाथी के सिर का प्रत्यारोपण शामिल था, जिसका सिर भगवान शिव ने काट दिया था। उन्होंने युद्ध में अपना पैर गंवाने वाले राजा खेला की पत्नी बिस्पाल पर एक लोहे का पैर प्रत्यारोपित किया। अश्विनी कुमारों ने ऋग्वेद के बहुत ही प्राचीन समय के दौरान होमो और हेट्रो प्रत्यारोपण दोनों का प्रदर्शन किया था, जिसका अनुमान लगभग 5000 साल पहले लगाया गया था। ऋग्वैदिक काल का ऐसा चमत्कारी जादुई शल्य कौशल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को केवल किंवदंतियां या रहस्य ही लग सकता है। सर्जिकल कौशल अश्विनी कुमारों, चौहान, धन्वंतरी से लेकर ऐत्रेय, अग्निवेश और सुश्रुत तक के युगों से चला आ रहा है। क्रेनियोटमी और ब्रेन सर्जरी का भी अधिक परिष्कृत तरीके से अभ्यास किया गया। वे कुछ विशेष सर्जिकल कौशल को दर्शाते हैं जिसने आयुर्वेद की नींव रखी। पांचवा भारतीय वेद, भारत की शास्त्रीय चिकित्सा प्रणाली। हालांकि भारत के चिकित्सा विज्ञान का यथार्थवादी और व्यवस्थित प्रारंभिक संग्रह चरक द्वारा चरक संहिता में संकलित किया गया था। यह 800 बीसी के आचार्य आत्रेय और आचार्य अग्निवेश जैसे प्राचीन चिकित्सा चिकित्सकों के काम का वर्णन करता है और इसमें आयुर्वेद का सिद्धांत शामिल है। यह लगभग 2000 वर्षों तक आयुर्वेद की मानक पाठ्यपुस्तक बनी रही। उनके बाद कॉस्मेटिक, प्लास्टिक और डेंटल सर्जरी के विशेषज्ञ सुश्रुत थे। 600 बीसी के आसपास संधन कर्म। आयुर्वेद से संबंधित कई ग्रंथ और संहिताएं हैं। उनमें से चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह आयुर्वेद के 3 मुख्य स्तंभ हैं। चरक संहिता और अष्टांग संहिता मुख्य रूप से चिकित्सा ज्ञान से संबंधित है, जबकि सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा ज्ञान से संबंधित है। सिजेरियन, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग, फ्रैक्चर, मूत्र पथरी, प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल सर्जरी और सुश्रुत संहिता में लिखी गई जटिलताओं के साथ साथ प्रति और पोस्ट ऑपरेटिव उपचार सहित प्रक्रियाएं, जिन्हें अथर्ववेद का एक हिस्सा माना जाता है, आश्चर्यजनक रूप से लागू है। वर्तमान समय में भी एक सुश्रुत एक विशेषण है जिसका अर्थ प्रसिद्ध होता है। सुश्रुत को हिंदू परंपरा में चिकित्सा के पौराणिक देवता धन्वंतरी के वंशज या वाराणसी में धन्वंतरी के एक प्रवचन से ज्ञान प्राप्त करने वाले के रूप में माना जाता है। सुश्रुत 2000 साल पहले प्राचीन शहर काशी में रहते थे, जो अब काशी है।
भारत के उत्तरी भाग में वाराणसी या बनारस के रूप में जाना जाता है। वाराणसी गंगा के तट पर भारत में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और बौद्ध धर्म का घर भी है। आयुर्वेद सबसे पुराने चिकित्सा विषयों में से एक है। सुश्रुत संहिता सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में से एक है और चरक संहिता के साथ भारत में चिकित्सा परंपरा के मौलिक ग्रंथों में से एक है। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक है। यदि विज्ञान के इतिहास को उसके मूल में खोजा जाए तो यह संभवतः प्राचीन काल के एक अचिन्हित युग से शुरू होता है। यद्यपि चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का विज्ञान आज छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया है, आज भी प्रचलित कई तकनीकें अभी भी प्राचीन भारतीय विद्वानों की प्रथाओं से ली गई है। सुश्रुत ने 8 प्रमुखों के तहत सर्जरी का वर्णन किया है। छेद्य, छांटना, लेख्य, निशान, वेद्य, पंचिंग, ऐस्या, अन्वेषण, अह्रय, निष्कर्षण, व्यार्य, निकासी और सिव्य, सुचरिंग। इस विषय पर सुश्रुत के लेखन में सर्जरी के सभी बुनियादी सिद्धांत जैसे सटीक नियोजन, हेमोस्टेसिस और पूर्णता को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दोषों के लिए विभिन्न पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। उनकी रचनाएं सुश्रुत संहिता के रूप में संकलित है। उन्होंने घाव के उपचार के लिए 60 प्रकार के उपकरण, 120 शल्य चिकित्सा उपकरणों और 300 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का वर्णन किया है और 8 श्रेणियों में मानव शल्य चिकित्सा का वर्गीकरण किया है। सुश्रुत के लिए स्वास्थ्य न केवल शारीरिक तंदुरुस्ती की स्थिति है बल्कि मानसिक भी है, जिसे संतुलित हास्य, अच्छे पोषण, कचरे के उचित उन्मूलन और शरीर और मन की एक सुखद संतुष्ट स्थिति के रखरखाव द्वारा लाया और संरक्षित किया जाता है। सफल सर्जरी के लिए सुश्रुत ने शराब और हेनबेन, कैनाबिस इंडिका जैसे नशीले पदार्थों का उपयोग करके संज्ञाहरण प्रेरित किया। उन्होंने नासा संधान, राइनोप्लास्टी, ओष्ठ संधान, ग्लोबुलोप्लास्टी, कर्ण संधान, ओटोप्लास्टी के कई मामलों का इलाज किया। आज भी 600 BC में सुश्रुत द्वारा वर्णित राइनोप्लास्टी को भारतीय फ्लैप कहा जाता है और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने शरीर के सभी हिस्सों को शामिल करने वाली 6 प्रकार की आकस्मिक चोटों का वर्णन किया। उनका वर्णन नीचे किया गया है। चिन्ना, किसी अंग या अंग का पूर्ण विच्छेद। भिन्ना, किसी खोखली जगह पर किसी लंबी चुभने वाली वस्तु से गहरी चोट। विधा, प्राण, बिना छिद्र वाली संरचना को छेदना। क्षता, चिन्ना और भिन्ना दोनों के चिन्हों के साथ असमान चोटें यानी घाव। पिच्छता, गिरने या चोट लगने से कुचली हुई चोट। घृष्टा, त्वचा का सतही घर्षण। सामान्य शल्य चिकित्सा से जुड़े आघात के अलावा सुश्रुत एक गहन विवरण देते हैं और 12 प्रकार के फ्रैक्चर और 6 प्रकार के अव्यवस्था के उपचार का विवरण देते हैं। यह आज भी आर्थोपेडिक सर्जनों को मंत्रमुग्ध करता है। उन्होंने कर्षण, हेरफेर, नियुक्ति, स्थिरीकरण और पोस्टऑपरेटिव फिजियोथेरेपी के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। उन्होंने खोए हुए बालों के विकास को प्रेरित करने और अनचाहे बालों को हटाने के उपाय भी बताए। उन्होंने सर्जनों को सही उपचार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जो किसी भी ऊंचाई, कठोरता, सूजन, द्रव्यमान की अनुपस्थिति और सामान्य रंग की वापसी की विशेषता है। भारत में प्राचीन काल में भी प्लास्टिक सर्जरी और दंत शल्य चिकित्सा का प्रचलन था। विद्यार्थियों को मॉडलों का समुचित प्रशिक्षण दिया गया। नए छात्रों को अपना प्रशिक्षण शुरू करने से पहले कम से कम 6 साल तक अध्ययन करने की उम्मीद थी। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले छात्रों को एक गंभीर शपथ लेने की आवश्यकता होती है। उन्होंने विभिन्न प्रयोगात्मक मॉडलों पर अपने छात्रों को अपने सर्जिकल कौशल सिखाए। तरबूज और ककड़ी जैसी सब्जियों पर चीरा लगाना, कृमि खाए गए लकड़ियों पर जांच करना। 2000 से अधिक वर्षों की वर्तमान कार्यशाला से पहले की उनकी प्रायोगिक शिक्षाओं के कुछ उदाहरण हैं। वो मानव इतिहास के पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने सुझाव दिया कि सर्जरी के एक छात्र को एक मृत शरीर का विच्छेदन करके मानव शरीर और उसके अंत के बारे में सीखना चाहिए।
सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को चिकित्सा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शाखा माना और कहा कि शल्य चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों के माध्यम से तात्कालिक प्रभाव पैदा करने का श्रेष्ठ लाभ है और इसलिए सभी चिकित्सा तंत्रों के मूल्य में सबसे अधिक है। यह अनंत धर्मपरायणता का शाश्वत स्रोत है, प्रसिद्धि का आयात करता है और अपने भक्तों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है। यह पृथ्वी पर मानव अस्तित्व की अवधि को बढ़ाता है और मानव को अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने और जीवन में एक अच्छी क्षमता धारण करने में मदद करता है। नए वीडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।